अर्थात अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्यों है? और हम लोग जो पुराने जमाने में पढ़ा करते थे कि नाग बाबा है और नाग बाबा के सिर पर ही जो है धरती है और उनको दुख जाता है, कई बार तो अपना कर बदलते हैं। ये हो सकता है कि धार्मिक चीजें हो, लेकिन जब संपूर्ण पृथ्वी को व्यक्ति घूम गया चारों तरफ से, तो ये निश्चित हो गया कि जितने भी पिंड है ये किसी पर अड़ा हुआ नहीं है, बल्कि चुंबक पर अड़ा है और वो चुंबकीय मान है। तो चुंबकीय मान जो है आपका वो सूर्य में भी है, समस्त खगोलीय पिंड में है, जिसको हम आकर्षण का मान कहते हैं। अब सूर्य मंडल के जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब आपके सूर्य के आकर्षण से बंधे हुए हैं। अब कुछ जो है उस आकर्षण से जब उल्का पिंड प्रभावित होता है तो पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर जाकर गिरता है, लेकिन जो ग्रह है वो निश्चित ही सूर्य के आकर्षण से बचने के लिए अपने कोणीय वेग को फुलफिल करता है, और कोणीय वेग को बनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से वो एक परिक्रमा कर रहा है। अब कहेंगे कोणीय वेग को बनाने कहीं ना कहीं सूर्य से वो आकर्षित है, और आकर्षित हो रहा है अगर तो सूर्य में एक न एक दिन समाहित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जितना सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य अपना द्रव्यमान प्रति वर्ष, प्रति मिनट, प्रति सेकंड खो रहा है। कैसे? क्योंकि सूर्य जो है इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, हीलियम कम है, और वह हाइड्रोजन जब नाभिकीय संलयन की क्रिया कर रहा है तो वैसी स्थिति में जो है आपको बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है। यानी आपके सूर्य का द्रव्यमान धीरे धीरे ऊर्जा के संचरित करने से कम हो रहा है, और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर कम होगा तो आकर्षण के मान कम होंगे। तो सूर्य के आकर्षण के मान इस प्रकार घट रहा है। अब जब सूर्य के आकर्षण के मान घट रहे हैं तो पृथ्वी भी सूर्य की ओर आकर्षित नहीं हो रही है, इसलिए जितना पर है यानी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर, तो वह उतना ही दूरी पर है, उससे ज्यादा दूरी पर नहीं है। अब यहाँ देखेंगे अर्थक्वेक क्यों आता है, भूकंप क्यों आते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को हम लोग जानते हैं, और वह महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर तनी चौकी टंगा दीजिए, जो हल्ला करेंगे इतना ना रुकी जाइए ना। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत जो है ये हम लोग पढ़े हैं वेनेगर महोदय का 1912 में, ठीक है, कि उन्होंने दिया था, और उन्होंने कहा कि 12 करोड़ वर्ष पहले से जो है महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है और आज भी जारी है, और 3 करोड़ वर्ष पहले ये पूरी तरह जो है दिखाई पड़ने लगा। अब इसमें जो है वही विस्थापन होता है। तो आपको कई बार बनाएंगे, हम मिटाएंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ले रहे हैं एक छोटा सा मंडल को, मान लीजिए ये स्थल खंड आपका था, और बाकी जो आसपास के क्षेत्र थे वो पूरे के पूरे ये जल फैला हुआ था। मान लीजिए ये पृथ्वी पर पूरी तरह जो है आपका जल था। ऐसे भी आपको पता होगा कि आज भी 71.80% एरिया पर, 70.80% एरिया पर जल फैला। तो इतना ही दूर पर आपका क्या फैला हुआ है, स्थल खंड फैला हुआ था, और ये जो स्थल खंड था इससे पृथ्वी पर जो आपके कह सकते हैं मृदा थी, मिट्टी थी इतना दूर में, यही धीरे धीरे खंडित होने लगा, ठीक है। तो ये जो खंडित होता है, दूर हट रहा है, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। अब न केवल महादेश या महाद्वीप एक दूसरे स्थान से विस्थापित हो रहा है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक दूसरे से अलग हट रहा है। तो ये माना जा रहा है कि पृथ्वी पर भी आपको अटलांटिक महासागर की चौड़ाई बढ़ रही है, यानी प्रशांत महासागर की चौड़ाई घट रही है। तो जब ये कंडीशन है आपका, यानी यहां से अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं और छोटे छोटे पार्ट के रूप में यदि हम तोड़ देते हैं, मान लीजिए पानी ऐसे ही रह गया, और यहां से ये आपका अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ये एंटार्क्टिका वाला पृथ्वी पर पार्ट हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया महाद्वीपीय विस्थापन के कारण।
ठीक इसी ढंग से ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका यूरोप हो गया पूरी तरह, और ठीक इसी ढंग से ये आपका अफ्रीका हो गया बहुत सा विशाल, और बाकी आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडिया एशिया हो गया इतना बड़ा। तो ये सब एक दूसरे से हटा, अब एक दूसरे से हटा, इसी में आपका क्या है, एक इंडिया भी है, थोड़ा सा इसको मिटाकर बना देंगे तो शायद समझ में आएगा आपको कि एक इसी में इंडिया भी है जो यहां से है आपका, मोटे तौर पर इसे समझ लेंगे, ये इंडिया भी है। तो ये पूरा ये अफ्रीका महादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका है, ये सब बाकी पानी है। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन हट रहा है, लेकिन इसके आंतरिक भागों में जब हम जाएंगे तब पता चलेगा कि आंतरिक भागों में प्लेट जो है कितने हैं। अगर इसके आंतरिक भाग के प्लेट देखें तो हाल में वैज्ञानिक पता किए हैं कि कुल 8 जो है पृथ्वी के अंदर प्लेट है, और वही प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है जो एक दूसरे से टकराती है। जब वो टकराती है तो उसका प्रभाव बाहरी भाग तक आ जाता है, जिससे हम भूकंप कहते हैं। संतुलित करने का काम, भूकंप के कई कारण आपको बता देंगे हम, जो आपके भूगोलवेत्ता स्वीकार करते हैं। जैसे आपको अगर 1-2 पॉइंट्स अगर जानना हो तो भूकंप के कारणों के अंतर्गत यदि हम देखें तो ध्यान रखेंगे, पहला होता है आपका मोटे तौर पर 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक कारक, ठीक है, और दूसरा होता है मानव जनित कारक। मानव जनित कारक, ये 2 हो गए। अब प्राकृतिक कारक के अंतर्गत अगर हम बांटें तो कई भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 अगर हम करें तो इसमें आ जाता है आपका प्लेटों का खिसकना, प्लेट का खिसकना। दूसरा आ जाता है आपका ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार आ जाता है। अगर हम तीसरा इसका देखते हैं तो ये हो जाता है अतिशय वृष्टि। अतिवृष्टि, एक जगह वृष्टि हो गया और प्लेट पर ज्यादा वजन पड़ गया तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा आपको। चौथा इसको मान सकते हैं आप जल जमाव, नेचुरल रूप से अगर जल जमाव हो गया और वहां के प्लेट पर अगर अत्यधिक लोड पड़ने लगा तो हो जाएगा। पांचवा इसको कर सकते हैं हम हिमस्खलन, यानी हिम का बहाव। तो मान लीजिए जहां लोड ज्यादा है और बहकर हिम कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, तो प्लेटें तो नीचे दबाव पड़ेगा, खसकेगी ना। तो इस तरीके से आपको कई कारण उत्तरदायी नेचुरल है। मानव जनित कारण के अंतर्गत अगर हम देखें, इसको हम हटा दें अगर, तो प्राकृतिक को हटा ही दें और मानव जनित कारक को अगर हम देखना शुरू करें तो यहाँ मानव जनित भी कई कारक होते हैं। जैसे आपका नंबर 1 लिख दीजिए कि परमाणु बम हो गया। अगर हम दूसरा देखते हैं इसमें परमाणु बम के स्थान पर, तो फिर इसको अतिशय बड़ा बांध, हम जो बड़ा बांध बनाते हैं उससे भी पानी जल जमाव ज्यादा हो जाता है। ठीक इसी ढंग से अगर हम तीसरा देखें, अब वैज्ञानिक तरीके से नगर का विकास, ये सब जो है मानव जनित कारक है जो आपके भूकंप उत्पन्न कर देते हैं। अब रहा भूकंप में होता क्या है, थोड़ा ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा पृथ्वी बना लेते हैं और तब देखेंगे भूकंप में होता क्या है। यदि मान लीजिए एक पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं इसके आंतरिक भाग को थोड़ा सा, ठीक है। लीजिए ये एक पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। नेक्स्ट एक अलग कलर से हम लोग ले लेते हैं आंतरिक भाग की थोड़ी सी जानकारी। तो ये हो गया आपको पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब ये बनता कैसे है थोड़ा ये देखेंगे। मान लीजिए प्लेटें खिसक रही है, तो यहां से अगर निकला तो ये तरंग ऐसे ऐसे जिगजैग पॉलिसी में निकलते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक तरंग को बोलते हैं हम लोग P, दूसरा को बोलते हैं हम लोग S और तीसरा को बोलते हैं L। P मतलब होता है आपका प्राइमरी, ठीक है।
जो प्राइमरी आपका अर्थक्वेक वेव होता है ये इसका अलग कुछ गुण है, ये होता है सेकेंडरी और ये होता है आपका लॉन्ग सरफेस। ठीक है, लॉन्ग सरफेस। तीन प्रकार के जो है भूकंपीय तरंगे निकलती है। ठीक है, अब इन तीनों में देखेंगे हम छोटा सा आकर अगर यहां पर कि ये तीन प्रकार की जो तरंगे हैं वो क्या है, तो यहां से हम अगर लेते हैं कुछ गुण के बारे में, P जो है आपका ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से निकलता है। बहुत फास्ट हो करता है, बहुत कम नुकसान करता है। ये देखिए बहुत तेज निकलेगा लेकिन बहुत कम नुकसान। ठीक है, ठीक इसी ढंग से देखेंगे आप कि ये सीमित क्षेत्रों में निकलता है, सीमित क्षेत्र में निकलेगा। ठीक है, और ये तीव्र गति से बाहर होगा, तीव्र गति से बाहर, तो गति ज्यादा होती है तो निकलबे करेगा। यहीं पर यदि हम ले लेते हैं एस तरंग, तो इसका गुण है आपको ये 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकलता है। दूसरा है कि ये जल में गमन नहीं करेगा, जल में या द्रव में, किसी भी द्रव में गमन नहीं, द्रव में गमन नहीं करेगा। ठीक इसी ढंग से P से अधिक नुकसान करेगा, P से अधिक, P से अधिक नुकसान करेगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं लॉन्ग सरफेस का। ठीक है, तो अगर हम एल का ले ले, यहां लिख देते हैं एल का। ठीक है, तो ये करता क्या है, 2 से 3 किलोमीटर, ये 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा और अधिक नुकसान करेगा, अधिक नुकसान। कारण क्या है कि स्लो होता है तो बहुत नुकसान करता है। अब इसे समझेंगे कि आप गाड़ी पर शीशा पर यदि गोली मारते हैं तो देखिएगा छोटा सा छेद होकर निकल जाता है, क्योंकि सीमित क्षेत्रों में उसका बल लगता है। और वही बल जो है अगर उस पर आप ईंटा मारते हैं तो क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा क्रैक कर देता है एकदम से। तो हमारा कहना है कि अगर फास्ट जो चल रहा है यानी प्राइमरी वेव्स, तो सीमित क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए स्टडी पॉइंट में आ गया, तो स्टडी पॉइंट में ऐसे प्राइमरी वेव आएगा तो पूरे स्टडी पॉइंट को कई किलोमीटर उछाल देगा और इसको एकदम छिप के फेंक देगा। लेकिन यही यहां से देखेंगे दिघवाड़ा में कोई नुकसान नहीं होगा और आपके गोरखपुर में कोई नुकसान नहीं होगा। सेकेंडरी वेव आएगा तो जहां जहां पानी होगा वो एरिया आपको सुरक्षित रहेगा, बाकी एरिया को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा एकदम से। तो सेकेंडरी वेव जो है आपका वो जल के क्षेत्रों में नहीं जाता। तो अब देखेंगे जो सुनामी वगैरह आता है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ या जापान में सबसे ज्यादा आता है, इंडोनेशिया में आता है, इन सब में जो है आपके सेकेंडरी वेव्स उत्तरदायी नहीं है, वो पानी को पार नहीं कर पाता है। और जब तक पानी हिलेगा नहीं, सुनामी होगा नहीं, लहरें नहीं पैदा होगी, तो प्राइमरी एंड लॉन्ग सरफेस वेव सुनामी के लिए उत्तरदायी होता है, नॉट की सेकेंडरी वेव। और सेकेंडरी वेव से आपको भूकंपीय छाया भी नहीं पड़ता है, हम बताएंगे आपको। यहां देखेंगे आप कि ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, लॉन्ग सरफेस हो गया। अब रहा कि ये निकलता कैसे है, आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इधर से। मुझे उम्मीद है कि ये गुण आप लोग लिख लिए होंगे, और नहीं तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा बोर्ड से मैं निश्चित रूप से लिखा दूंगा आपको। तो ये आपका तीनों यहां से खत्म कर दीजिए। अब चलते हैं, हम यहां दिखाते हैं कि कैसे ये वेव काम करता है। तो मान लीजिए कि यहां से ये चला, तो चलने के दौरान ये ऐसे निकला, बाहर चला गया, फिर इसी ढंग से ये ऐसे आया, बाहर ऐसे चला गया, फिर यहां से ऐसे आया, और इस तरीके से यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, ऐसे घूमता है। जो आपके इस बीच का एरिया होता है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं। यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां चला गया, ये बीच वाला एरिया में भूकंप
भूकंप नहीं प्रभाव डालता है, इसको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। दूसरी चीज है कि ये जब यहां से उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होने के दौरान ये इस मार्ग का भी अनुसरण करते हैं, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे और सीधे सीधे ये भी। अब रही बात कि भूकंप जब यहां उत्पन्न हुआ और यहां से यहां आने में उसे जो समय लगता है, इधर उसी हिसाब से दूरी जाने में कम समय लगता है, ध्यान दीजिएगा। यानी यहां से यहां समय जो लगा उस औसत दूरी से ये ज्यादा दूरी तय करने में कम समय लगा। मान लीजिए कि कोई 5 किलोमीटर चल रहा है 1 मिनट में और वो चल रहा है 20 किलोमीटर 3 मिनट में, तो जाना कितना चाहिए था? 4 मिनट में, और गया कितना? 3 मिनट में। यानी इस हिसाब से वो 1 मिनट पहले पहुंच गया, 1 मिनट पहले। तो यही यहां करता है, जो समय यहां लगता है इस हिसाब से इस दूरी को तय करने में भूकंपीय तरंग को कम समय लगता है। अब कम समय के कारण क्या है कि इधर सघन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को इसलिए ही अनुमान लगाया गया है कि भूकंपीय तरंग सघन माध्यम में तीव्र गमन करती है। चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपने उत्पन्न होने वाले केंद्र से, जब वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है तो तीव्रता से दूसरे तरफ पहुंचती है, और यही तीव्रता से दूसरे तरफ पहुंचने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? सघन है, और इसलिए तीव्र गति से वहां पहुंच गई। अगर हम यहां देखते हैं जितना आई, माने 5 किलोमीटर अगर 1 मिनट में, तब 20 किलोमीटर में 4 मिनट लगना चाहिए, लेकिन आंतरिक भाग से गई तो 3 मिनट लगा। यानी यहां सीधा सा है कि आंतरिक भाग क्या है? सघन है। तो इसलिए अनुमान लोग लगा लिया कि आंतरिक भाग पृथ्वी का सघन है भूकंपीय तरंग से। नेक्स्ट चीज है कि ये तो हो गया प्राइमरी वेव। अगर आप सेकेंडरी वेव को देखते हैं कि यहां से चला, यहां से सेकेंडरी वेव, तो यहां जाके रिटर्न हो गया, यानी आगे नहीं बढ़ा। तो यह भी अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्र वाला पार्ट है वो द्रवीय है, क्योंकि सेकेंडरी वेव द्रवीय भाग से आगे नहीं जाता। तो इसलिए अनुमान लगाया कि जहां उत्पन्न हो रहा है उसके दूसरे भाग में सेकेंडरी वेव नहीं जा रहा है। यहां देखेंगे प्राइमरी आ गया, लेकिन यहां देखेंगे सेकेंडरी क्या हो गया? नहीं आया। तो इससे भी अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी केंद्र पर क्या है? द्रवीय स्थिति है, या ठोस के रूप में भी होगा तो द्रवीय ठोस होगा। जैसे मार्च के महीने में घी होता है, ठोस लगता है लेकिन छुइए तो हाथ में मुलायम हो जाता है एकदम से। वही दिसंबर में घी बहुत टाइट होगा, लेकिन मार्च में उतना टाइट नहीं होता है, तो द्रवीय ठोस होगा। और बात रही लॉन्ग सरफेस की, जिसको हम लोग एल तरंग बोलते हैं, ये भी इधर से गुजरती है, अंदर से तो फास्ट हो जाती है, इधर गुजरती है तो अपने नियमित गति को रखती है। तो ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है। सेकेंडरी वेव हुआ, प्राइमरी वेव हुआ और लॉन्ग सरफेस वेव हुआ, जिसको SPL कहा जाता है। और इस भूकंपीय तरंग से जो है कहीं कहीं प्लेटों में जब काफी जोर से चोट लगती है तो वहां पर वलन की क्रिया होता है, और जितने भी वलित पर्वत हैं या फिर फोल्डेड माउंटेन हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं, और इसलिए जो है आपको उन पर्वतों का निर्माण होता है जिसको हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो भूकंप से बहुत सारी चीजें होती है, और वह भूकंपीय तरंग जो है ये प्लेटों के जो है स्थिरता के लिए भी उत्तरदायी है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा भूकंप यदि कहीं कोई आता है तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, जापान में आता है 6000 भूकंप प्रति वर्ष, और सबसे भूकंप यदि कम आता है या 0 भूकंप आता है तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, बाकी हम एक एक करके नोट करा देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।